डेटाबेस रिफ्रेश एक्टिविटी, अपग्रेड एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाइंट कॉपी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इससे ज़्यादा एसएपी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर एक्सपीरियंस के लिए वो करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आगा आएगा तभी आप वो काम उस तरीके से वैसे कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द 6 फेजेस ऑफ सम। तो सम क्यों यूज़ होता है? सम एसएपी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मैनेजर है जो सॉफ्टवेयर मतलब फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है उसके लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ईसीसी सिस्टम है आपका, उसका वर्जन है 5.0 और आपको 7.0 में अपडेट करना है, उसके लिए भी सम यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट स्टेप सारे सेम होते हैं, प्री चेक्स और पोस्ट चेक्स जनरली डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज वो प्रोसेस सारा सम के अंदर की सारी चीज़ें सेम होती है। बस डाउन टाइम का और प्रोसेसिंग स्पीड का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही सिस्टम को आप एक वर्जन से दूसरे वर्जन में चेंज करते हो तो उसमें ऑब्वियसली कम चेंजेस होंगे कंपेयर टू इंटायरली सिस्टम को रिप्लेस करना किसी दूसरे सिस्टम से, जैसे ईसीसी को एस4 हाना से करता है। तो अगर आपको कोई अपग्रेड पूछ रहा है तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप एक सिस्टम का वर्जन अपडेट कर रहे हो, जैसे कि आप एंड्रॉयड का करते हो। तो उसमें आपका एग्जांपल आएगा ईसीसी 5.0 टू ईसीसी 7.0 या 8.0, वो आपका अपग्रेड हो गया, वो भी सम डीएमओ से ही होगा, सम से ही होगा। और ईसीसी टू एस4 हाना कन्वर्जन मतलब सिस्टम को रिप्लेस करना। ऐसे बोलना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एंड्रॉइड को मान लो आईफोन से रिप्लेस करना, दैट इज अपग्रेड, नॉट टेक्निकली बट टू कंसेप्चुअलाइज और अंडरस्टैंड। ठीक है? तो जब भी आपको अपग्रेड के बारे में पूछेंगे, आपको बताना है कि आपने अपग्रेड में काम किया है ईसीसी टू ईसीसी 6.5.0 टू ईसीसी 6.0, छोटा सा अपग्रेड होगा, सो दैट वुड बी ऑन द सेफर साइड। डाउन टाइम के बारे में पूछेंगे तो आप कह सकते हो दैट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, हमारे केस में इट वॉज 7 to 8 आवर्स, ऐसे करके कुछ। उसके बाद में जो दूसरा है वो है ईसीसी टू एस4 हाना कन्वर्जन, सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी भी बोल सकते हो आप इसको। वो कर सकते हो, मतलब ये आपका मेन सम के रिलेटेड तो सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी हो गया। इसमें आप क्या बोलोगे कि आपका ईसीसी जो सिस्टम था वो था ओरेकल पे, उसका ओरेकल डेटाबेस था, और जो एस4 हाना होता है वो सिर्फ हाना पे ही चलता है, उसका नाम ही एस4 हाना है, मतलब उसका डेटाबेस हाना ही होगा, और जहाँ जहाँ हाना आ गया मतलब वो डेटाबेस की बात हो रही है। एस4 इज लाइक अ ईआरपी, मतलब उसके अंदर वो ईआरपी का ईसीसी का रिप्लेसमेंट है, बट हाना पे ही चलेगा। फॉर डैट मैटर ईसीसी भी हाना पे चल सकता है, बट उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, और इट इज़ नॉट मतलब इतना इजीली कंपैटिबल नहीं है, और एस4 को तो डिज़ाइन ही इसलिए किया है कि वो हाना पे चल सके। ठीक है? क्लियर है? इसके अंदर आपको मैंने वो नोट्स बताए थे, वो भी एक बार पढ़ लेना कि ईसीसी का पहला वर्जन कितना था, पहले डेटा साइज़ कितना था। जैसे ईसीसी 6.0 था और ओरेकल 12c था, तो उसका डेटाबेस साइज़ कितना था। फिर आपने अपने एस4 हाना का कितना वर्बलाइज़ मतलब कंसेप्चुअलाइज़ किया, कैसे आप उस कंक्लूजन पे पहुँचे, ये सारे आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वो वाले नोट्स एक बार देख लेना। ठीक है? डेटाबेस का साइज़ पहले कितना था, बाद में कितना था, ओरेकल और एस4 हाना मतलब ओरेकल और हाना में क्या डिफरेंस है। हाँ, ओरेकल से जब आप डेटाबेस को हाना में रिप्लेस कर रहे हो तो डेटाबेस साइज रिक्वायरमेंट कम क्यों हो जाता है, तो इसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ओरेकल जो है वो मतलब डिस्क में डेटा सेव करता है, एस4 हाना में मतलब जो हाना डेटाबेस है वो इन मेमोरी डेटाबेस सेव करता है, कॉलमनार होता है, डुप्लीकेट नहीं होता, डीनॉर्मलाइज होता है। ओरेकल में ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में करता है, रिडंडेंट होता है डेटा, ज़्यादा स्पेस लगता है, खाना कॉम्प्रेस करके डेटा सेव करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखी होगी, इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। दिस इज द गुड, द मोर यू नो द बेटर इट इज़। ठीक है? तो फिर अब मैं आगे के जो स्टेप्स बताऊंगी दैट इज सिमिलर फॉर बोथ सिस्टम अपग्रेड और सिस्टम कन्वर्जन। इसके अलावा आपको कोई पूछता है कि आपने डेटाबेस कन्वर्जन एक्टिविटी पे काम किया है, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। हेट्रोजीनियस माइग्रेशन मतलब एक डेटाबेस से आप दूसरे डेटाबेस में ले जा रहे हो, डेटाबेस टाइप में, मतलब ओरेकल से हाना में ले जा रहे हो ना, तो वो डेटाबेस टाइप हो गया। तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने डेटाबेस माइग्रेशन पे काम किया है, बट इंडिविजुअल डेटाबेस माइग्रेशन पे नहीं किया है। वहाँ पर भी आप अपना ईसीसी टू एस4 हाना कन्वर्जन वाला ही बताओगे, क्योंकि आपका ईसीसी ओरेकल पे था और एस4 हाना हाना में था, तो इसमें आपका डीबी माइग्रेशन भी हुआ है। लेकिन ये डीबी अलग, जो प्रॉपर डीबी माइग्रेशन होता है उससे अलग होता होगा।
उससे अलग होता है, ठीक है? लेकिन आप ये बोल सकते हो कि आई हैव वर्कड ऑन डेटाबेस माइग्रेशन एक्टिविटी एज़ अ पार्ट ऑफ ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी ओनली। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से टाइप का माइग्रेशन था, तो जो माइग्रेशन मैंने आपको बताया है वो है आपका ब्राउनफील्ड, यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही कन्वर्ट किया है। मतलब आपका ECC जो सिस्टम है उसी को कन्वर्ट किया है S/4HANA में। सिस्टम कन्वर्ट होने के बाद आपके पास कोई ECC सिस्टम नहीं था, सिर्फ आपके पास ओरेकल डेटाबेस पड़ा था जो आपने बाद में डिकमीशन करवा दिया। तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? जैसे कि आप सबसे पहले ऐसे कह सकते हो कि सर्टेन प्री चेक्स होते हैं। पहले आप ये मैं अब आपको सिस्टम कन्वर्जन वाला बता रही हूँ, क्योंकि ये मेन होता है। सम अपग्रेड में भी सिमिलर स्टेप्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मेंटेनेंस प्लानर से बताना है। बाकी रेडीनेस चेक वगैरह ज़्यादा इसमें होते हैं सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले आप प्री चेक्स के बारे में पूछते हैं जनरली कि आपने क्या प्री चेक्स किए। तो पहले आप वो सारे चीज़ें बताओगे कि सिस्टम स्टेबल है वो चेक किया, सारे जॉब्स वॉब्स जो भी है SM21 SM50 SM66 ये सारे ट्रांजैक्शन कोड्स चेक किए। बट मेन इसका प्री चेक होता है रेडीनेस चेक और सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक। आप ऐसा बोल सकते हो अभी के लिए कि किसी और टीम ने इस चीज़ को किया था, लाइक फेजेस में हो रहा था वो काम। तो मैंने एक ही ECC टू S/4HANA सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी पे काम किया है, बट मुझे कॉन्सेप्ट वाइज पता है और मैंने सम अपग्रेड वाला काम ज़्यादा टेक ओवर किया है। प्री चेक्स में मैं एक्टिव था, बट देयर वर अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो, तो वो मैंने इंडिविजुअली नहीं किया है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो प्री चेक्स में क्या होता है? प्री चेक्स में कुछ रिपोर्ट्स रन होती है, एक सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक रिपोर्ट होती है और एक रेडीनेस चेक रिपोर्ट होती है। ये आपकी एप्लीकेशन लेवल पे ही काम चलती है। इनका मेन काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपका ECC सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं S/4HANA में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये रिपोर्ट कैसे होती है? जब ये रिपोर्ट्स आप चलाते हो, उसके ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं, वो अभी नहीं देखते, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और इतना डिटेल में पूछते भी नहीं है। और अगर बोलते हैं तो आप कह सकते हो कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट एज़ ऑफ नाउ, बट आई नो दैट इट इज़ एक्जीक्यूटेड एज़ नॉर्मल ट्रांजैक्शन कोड एट द एप्लीकेशन लेवल। उसमें क्या होता है, उसमें मतलब आप रेडीनेस चेक और सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक क्यों करते हो? इसका मेन काम ये होता है कि ये सारी चीज़ें चेक करेगा। आपका कर्नल का क्या वर्ज़न है, आपका कर्नल जो है वो अपग्रेड होने के लिए कंपैटिबल है या नहीं, OS कंपैटिबल है या नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सारा चेक होएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, सॉरी, बेसिकली कर्नल वगैरह चीज़ें सारी चेक होगी। कर्नल हो गया। मेन तो इसका ये होता है कि आपके सिस्टम में, जैसे आपका पहले ECC सिस्टम था ना, उसके अंदर आप बाहर के कंपोनेंट्स बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकते थे। जैसे मान लो मेरे पास ECC सिस्टम है, बट मेरे पास कोई एक फंक्शनैलिटी है। मान लो मुझे कोई ऑटोमेशन लगाना है या कोई एडिशनल सेटअप या चेकिंग करना है जो SAP के पास नहीं है, या फिर SAP के पास है भी बट मुझे बाहर के दूसरे, जैसे मान लो QAD से लेना है, तो वो इंटीग्रेशन ईजी था। या ओरेकल या मतलब IBM का कुछ इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेशन ईजी था। तो जब आप कोई एक्टिविटी अपग्रेड करते हो, कोई सिस्टम अपग्रेड करते हो या सिस्टम कन्वर्ट करते हो, तो वो आपके SAP के कंपोनेंट्स को अपग्रेड करेगा, वो थर्ड पार्टी एडॉन्स को नहीं अपग्रेड करेगा। तो मेन चीज़ तो ये एडॉन्स चेक करना होता है कि क्लाइंट ने, मतलब इन सारी चीज़ों का नॉलेज क्लाइंट को तो होता नहीं, कि मान लो उसने कोई एक ऑटोमेशन लगा रखा है, कोई एड ऑन लगा रखा है जो उसके उसके लिए बहुत मैंडेटरी है, लेकिन वो ECC में ही सपोर्ट करता है, क्योंकि S/4HANA में इतने सारे SAP ने अपने ही फीचर्स दिए हैं कि उसके अंदर एड ऑन्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है, या वो BTP यूज़ करके अलग करता है। दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट ऐसा होता है कि ECC में एड ऑन्स करना बहुत ईजी होता है। तो बहुत एड-ऑन्स होते हैं, एडिश थर्ड पार्टी कस्टम एड-ऑन्स, क्लाइंट के अपने कुछ एड-ऑन्स, तो वो जब आप सिस्टम अपग्रेड करते हो तो वो ECC ही अपडेट होगा, उसके एड-ऑन्स अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन SAP's हैंड, राइट? तो इन सारे चेक्स का मतलब ये होता है कि पहले तो ये चेक करेंगे कि कोई ECC में अलग तरीके से डेटा सेव होता है, S/4HANA में अलग तरीके से डेटा सेव होता है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर सेटअप करना, ECC का डेटा ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो S/4HANA में कंपैटिबल हो, उसके टेबल्स वैसे स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें आप इस प्रोसेस के थ्रू वो करते हो। बट आपका मेंटेन, मतलब जो आपका रेडीनेस चेक और कस्टम वेंडर इंटीग्रेशन वाला हो गया, इनका मेन काम सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक करना होता है। ये 3 कलर्ड रिपोर्ट्स जनरेट करती है, जिसमें कोई चीज़ अगर रेड में है तो उस चीज़ में आपको डिसीजन लेना होता है कि वो कस्टम एड ऑन हटाना है या उसका कुछ रिप्लेसमेंट आप S/4HANA में एडिशनली इंटीग्रेट करोगे। एक्चुअली ये डिसीजन लेना बेसिस टीम का काम नहीं होता। बेसिस टीम का काम बस इतना होता है कि वो रिपोर्ट चलाए,
और जो रिपोर्ट आती है, जैसे मान लो कोई एसपीडीडी और एसपीएयू जैसे बताया था मैंने, मान लो उसके अंदर ऐसा आ रहा है कि कोई एस मतलब कोई पैकेज है, जैसे 5.0 है आपका ईसीसी, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ मैं, और आपको फॉर एग्जांपल S/4HANA सिर्फ 6.0 में ही अपडेट हो सकता है, उसके पहले आप नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जांपल कि 5.0 है और आपका S/4HANA के कंपैटिबल, मतलब S/4HANA में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.0 है, तो आपको पहले ईसीसी को 6.0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मेजर अपग्रेड हो गया, बट ऐसे एसएपी नोट्स होते हैं, एस नोट ट्रांजेक्शन कोड से एसएपी नोट्स इंप्लीमेंट होते हैं, तो आपको ये सारे मतलब एस नोट, स्पैम, एस ए आई एन टी कस्टम एडॉन्स चेक करने के लिए होता है कि आपके इसमें एडॉन्स कितने हैं, उसका कितना वर्जन है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है कि आपके S/4HANA से क्या कंपैटिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्री चेक्स में होती है कि अगर आपका कोई मतलब अगर मान लो कोई डेवलपमेंट रिलेटेड इशू आता है, जैसे टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ आया, तो आप वो डेवलपमेंट टीम को वो करोगे, मतलब बताओगे, डेवलपमेंट टीम उसके ऊपर एक्शन लेगी। अगर कोई फंक्शनल टीम का, जैसे मान लो एक ना सीवीआई इंटीग्रेशन होता है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट ईजी है, लेकिन अगर बहुत लोग बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो इसमें कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन क्या होता है, जो ईसीसी सिस्टम थे ना पहले, उसमें वेंडर का डेटा अलग से सेव होता था और कस्टमर का डेटा अलग से सेव होता था। लेकिन अब उन्होंने S/4HANA में क्या किया है, एक बिजनेस पार्टनर करके एक अलग से टेबल कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, उसमें कस्टमर और वेंडर का डेटा एक ही साथ सेव होता है, तो उसको बोलते हैं सीवीआई इंटीग्रेशन, और ये आपकी फंक्शनल टीम करती है। तो एज अ बेसिस कंसल्टेंट आपका सिर्फ इतना काम होता है कि आप वो रिपोर्ट रन करो, फिर कंसर्न टीम से कनेक्ट करो, फिर वो रिक्वायर्ड अप्रूवल्स वगैरह लेगी या जो अपनी तरफ से एनालिसिस करना होगा वो करेगी, वो इशू रिजॉल्व करेगी, फिर आपको बताएगी, फिर आप फिर से वो रिपोर्ट रन करोगे। तो जब तक आपकी रिपोर्ट ग्रीन नहीं होती, तब तक आप सिस्टम कन्वर्जन एक्टिविटी को शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका मेन इसका पार्ट हो गया, रेडीनेस चेक और सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक और रेडीनेस चेक, ये आपके दो चीज़ें हो गई। सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक में आपका सीवीआई आता है, सीवीआई मतलब कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया। तो उसके बाद आप आते हैं मेंटेनेंस प्लानर पे। मेंटेनेंस प्लानर एसएपी का एक टूल है जिसमें आप एसएपी के कस्टमर के एसआईडी से लॉगिन, एस यूज़र से लॉगिन करते हो। फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है एडोबी या फिर बीसीजी, तो एडोबी का एक अपना एस यूज़र होगा और बीसीजी का अपना एक एस यूज़र होगा। और जो भी बेसिस टीम होगी, जनरली जो छोटे कंपनीज होते हैं उनमें एक ही एस यूज़र एक टीम यूज़ करती है, ताकि वैसे हर किसी का अपना सी यूज़र भी होता है, अलग अलग कंपनीज में आई यूज़र होता है एसएपी वालों के लिए, वैसे ही एस यूज़र, लेकिन एस यूज़र कस्टमर का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता। ठीक है, तो जैसे एक एस, जैसे बोस्ट्रॉन के कस्टमर यूज एस आई डी से आप एडोबे के एस आई डी में लॉग इन नहीं कर सकते हो, सो दैट इज देयर। तो उससे आप जब लॉगिन करोगे मेंटेनेंस प्लानर से, तो उसके अंदर आपको सारे सिस्टम मिल जाएंगे जो आपके उस कस्टमर के लिए इंस्टॉल्ड है, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे या उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये डिटेल्स वहाँ कैसे आती है, एक सॉल्यूशन मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है, एक एलएमडीबी टूल होता है, इन सब बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि जैसे आप एस यूज़र से लॉगिन करोगे, तो एस उसमें आपको सारे सिस्टम्स दिख जाएंगे। अगर आपको वो सारे, मतलब जैसे फॉर मान लो कि आपका ईसी से सिस्टम है, उसका आपको नहीं मिल रहा है वो मेंटेनेंस प्लानर में, तो आप क्या करोगे, आप आपके इसमें मतलब एप्लीकेशन लेवल में एक ट्रांजैक्शन कोड रन करोगे स्पैम, और उससे सिस डॉट सिस इन्फो डॉट एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करोगे, और उस फाइल को आप मेंटेनेंस प्लानर में अपडेट करोगे, अपलोड करोगे। उससे वो क्या करेगा, उस इन्फो डॉट एक्सएमएल में आपकी ईसीसी सिस्टम की सारी डिटेल्स है, वो डिटेल्स वो अपने अंदर मतलब सिंक कर लेगा, और फिर मेंटेनेंस प्लानर में आपको वो चीज़ वो करनी है। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा पाऊँ, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ मेंटेनेंस प्लानर का। अरे, मेंटेनेंस प्लानर का, ठीक है, इमेजेस, ये देखो, ये है आपका मेंटेनेंस प्लानर टूल। ठीक है,
ये है आपका मेंटेनेंस प्लानर टूल। यहाँ पर आप एक्सप्लोर सिस्टम्स करोगे, सिस्टम का अपना सोर्स और टारगेट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको प्लान अ न्यू सिस्टम, प्लान प्रोडक्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप एक बार अपने आप उसमें देख सकते हो सिस्टम में, ठीक है, वो करके। तो मेंटेनेंस प्लानर में आप सिस्टम मेंटेनेंस प्लानर क्या करता है, जब भी आप नया कोई सिस्टम मतलब कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो आपका सोर्स और टारगेट सिलेक्ट करता है। सोर्स और टारगेट सिलेक्ट करने के बाद वो मतलब अपने हिसाब से रेलिवेंट फाइल, एक स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करेगा और बाकी रेलिवेंट फाइल्स जनरेट करेगा जो आपको सिस्टम अपग्रेड के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये काम होता है मेंटेनेंस प्लानर का। मतलब सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, ECC टू S4 हाना कन्वर्जन एक्टिविटी मैं आपको एक चीज़ फिर से बता रही हूँ कि ECC टू S4 हाना कन्वर्जन एक्टिविटी इज़ अ कन्वर्जन एक्टिविटी। सिस्टम अपग्रेड का मतलब एक ही सिस्टम का वर्जन अपडेट करना, दोनों में सारे प्रोसेस सेम होते हैं। बस ECC टू S4 हाना में रेडीनेस चेक, सिंप्लीफिकेशन, आइटम चेक, ये सारी चीज़ें आती है। बट आप सेम ही सिस्टम को जब अपग्रेड कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। और सम विद DMO हम लोग ECC टू S4 हाना में यूज़ करते हैं, सिस्टम अपग्रेड में नहीं यूज़ करते, क्योंकि DMO यानी कि डेटा माइग्रेशन ऑप्शन, सम के अंदर ही एक सर्विस कह सकते हो या एक ऑप्शन कह सकते हो, वो हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटाबेस माइग्रेट हो रहा है। लेकिन जब हम एक ही सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसी के हम थोड़े कंपोनेंट्स अपग्रेड कर रहे हैं, हमारा डेटा माइग्रेशन नहीं हो रहा है, डेटाबेस चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहता है। हम उसमें डाउन टाइम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डाउन टाइम यूज़ करते हैं मेजरली, लेकिन उसके अंदर सम विद DMO नहीं यूज़ करते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस। बाकी आगे के सारे स्टेप्स सिर्फ सम विद DMO छोड़ के, DMO वाला पार्ट छोड़ के, सिस्टम अपग्रेड और सिस्टम कन्वर्जन में सेम होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं एक बार दोबारा ब्रीफिंग सम से। ये लास्ट टाइम हम सम का डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज सम का ये लास्ट रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बार हो चुका है सम सम सम, बहुत क्लियर हो चुका होगा अभी तक काफ़ी चीज़ें। बट इनकेस आपको डाउट होता है तो फिर हम इसमें दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज सम? सॉफ्टवेयर अपग्रेड मैनेजर है, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूज़ होता है, सपोर्ट पैकेज करने के लिए यूज़ होता है, एनहांसमेंट पैकेज यानी कि जैसे हम SAP ECC EHP 6 कहते हैं, तो EHP क्या हो गया? एनहांसमेंट पैकेज। ECC के केस में एनहांसमेंट पैकेज बोलते हैं उसको, तो ECC 6.0 टू 7.0, ये जो ECC EHP मतलब एनहांसमेंट पैकेज, EHP एनहांसमेंट पैकेज, ये ECC के केस में होता है। उसको सिस्टम कन्वर्जन के लिए यूज होता है, डेटाबेस माइग्रेशन के लिए यूज होता है। सिस्टम कन्वर्जन मतलब यही हो गया, ECC टू S4 आना, ये हमारा सिस्टम कन्वर्जन हो गया। ठीक है, मेन टूल होता है, सारी एक्टिविटीज इसी के अंदर परफॉर्म होती है। ECC के अंदर आपको जनरली ये वाला ऑप्शन नया मिलता है जो DMO है, जो SAP वर्जन चेंज करने के लिए, डेटाबेस माइग्रेट के लिए, यूनिकोड कन्वर्जन के लिए। यूनिकोड मतलब लैंग्वेज रिलेटेड होता है, मतलब आपका एक ही सिस्टम मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ये यूनिकोड होता है। आजकल सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो यूनिकोड ही होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप कहाँ चेक करोगे कि सिस्टम यूनिकोड है या नहीं, तो आप अपने सिस्टम में जाओगे, वहाँ अपने सिस्टम में लॉगिन करने के बाद ऊपर सिस्टम ऑप्शन आता है, उसके अंदर स्टेटस सिलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में से, वहाँ पे आपको सिस्टम की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद सम कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको याद है तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। सम डज नॉट रन ऑन योर लैपटॉप, एप्लीकेशन सर्वर पे रन होता है। USR SAP SID सम के अंदर रन होता है, और उसके अंदर आप SID ADM यूजर से लॉगिन करते हो। ठीक है, रूट से नहीं करते हो, SID ADM से करते हो लॉगिन। ठीक है, उसके बाद प्री रिक्वेसाइट्स क्या होते हैं? सम के पहले आपको सिस्टम का कंप्लीट बैकअप लेना है, फाइल सिस्टम OS सब बैकअप लोगे आप सम स्टार्ट करने के पहले। SAP नोट्स चेक करोगे, आपका प्री चेक्स में आ गया SAP नोट्स, स्पैम वर्जन, कर्नल वर्जन, जो मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था। डिस्क में इनफ स्पेस है या नहीं, मेमोरी चेक करोगे, हाना डेटाबेस सिस्टम चेक करोगे, होस्ट एजेंट का वो चेक करोगे लेटेस्ट है या नहीं, ये वाला। ठीक है, SAP कार एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। SAP के सारे जैसे ज़िप फाइल्स होती है ना, उसको अनज़िप करने के लिए टूल्स होते हैं, वैसे ही हम लोग WinRAR यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे SAP कार यूज़ करते हैं। SAP फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए SAP कार यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र ऑथराइजेशन चेक करोगे, ये सारी चीज़ें तो ऐसी ही है।
मेंटेनेंस प्लानर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंटेनेंस प्लानर क्या करता है, सिस्टम अपग्रेड है कि नहीं चेक करता है, इंस्टॉल कंपोनेंट, एड ऑन, कर्नल, हाना, एस4 टारगेट रिलीज की चीज़ें चेक करता है। इसमें एक्टिविटीज़ इन मतलब अगर आपका वो नहीं है तो आप अपडेट करके इसको एलएमडीबी से सिंक कर सकते हो। अगर आपको कोई पूछे कि आपका सिस्टम नहीं है मेंटेनेंस प्लानर में, तो आप ऐसे कह सकते हो कि आप या तो एप्लीकेशन से sysinfo.xml फाइल डाउनलोड करोगे या फिर एलएमडीबी से उसको सिंक करोगे। एलएमडीबी वाला पार्ट अभी नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और इतना पूछते भी नहीं है, बस ज़्यादातर यही पूछते हैं कई बार कि सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, तो कहना मैंने अभी किया नहीं है बट एलएमडीबी यूज़ करते हैं। अगर आपने किया है तो आप पूरा प्रोसेस बता सकते हैं, ना तो हम इसको धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट सोर्स सिस्टम, फिर सिलेक्ट टारगेट वर्जन, फिर प्लानर क्या करता है, एड ऑन चेक करता है, बिजनेस फंक्शन, इंस्टॉल कंपोनेंट्स, फिर सारे फाइल्स को सिलेक्ट करता है अपने आप, फिर स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करता है, फिर स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ रिक्वायर्ड मीडिया, कर्नल, अपग्रेड पैकेज सब कुछ करता है। फिर सम डाउनलोड करना है आपको ऐसे भी सपोर्ट पैकेज से, उसको एक्सट्रैक्ट करना है इस तरीके से, फिर इस फोल्डर में जाना है, यहाँ पे ऐसे चलाना है और फिर इससे चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन से कि सम वो है मतलब या मतलब या तो इससे स्टार्ट करना है या तो इससे स्टार्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। आपको अगर पूछा जाए कि सम का आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हो तो 2.0 यूज़ करते हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि 2.0 क्यों यूज़ करते हो तो आप कह सकते हो कि इसीलिए 5.0 के बाद किसी भी अपडेट के लिए सम 2.0 यूज़ होता है। इसी तरह से आपको एमडीसी का भी मैं सिर्फ क्वेश्चन याद दिला दे रही हूँ कि एमडीसी सॉरी हाना 1.0 2.0 में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद में आपको पोर्ट नंबर पूछता है तो ये आपका 1129 पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ सम आती है, वहाँ पर आपको स्टैक एक्सएमएल देना होता है। सब चीज़ें मत याद रखो, स्टैक एक्सएमएल दे दिया, डीडीआईसी का यूज़र ये पासवर्ड दे दिया, इंस्टेंस नंबर दे दिया, डेटाबेस डिटेल्स दे दिया। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ईसीसी टू एस4 हाना जब हम कन्वर्जन एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। हाना डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो तो आपको पता ही है। अगर आपको साइज़ का पूछेंगे तो मैंने आपको बताया ही था कि क्विक साइज़र सॉरी रिपोर्ट्स जनरेट होती है, हमारी साइजिंग एक्सपर्ट टीम रिपोर्ट जनरेट करके हमको साइज़ बताती है। फिर हम लोग नया हाना डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद में उसका हम लोगों को डेटाबेस डिटेल्स इसमें देना होता है। पहले सम स्टार्ट करने के बाद उसको हम लोग डेटाबेस के डिटेल्स देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस हाना डेटाबेस में होगा। तब तक हमारा ओरेकल डेटाबेस रहेगा, लेकिन जब ओरेकल का मतलब सिस्टम अपग्रेड कन्वर्ट हो जाएगा और ओरेकल का डेटा सारा इसमें माइग्रेट हो जाएगा आपके S4 हाना डेटाबेस में, फिर आप ओरेकल को डिकमीशन करवा दोगे। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, 6 फेजेस ऑफ सम। 6 फेजेस ऑफ सम, सबसे पहले आपने स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल दे दी, सम स्टार्ट करते ही स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल डीडीआईसी यूजर से सम सम में लॉगिन करने के लिए आपको एस आई डी एडीएम यूजर से लॉगिन करना होता है, और सम के अंदर जब आप घुस जाते हैं उसके बाद वो आपसे डीडीआईसी यूजर का पासवर्ड पूछता है, वो आपको पासवर्ड देना होता है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन यानी निकालना। तो क्या करता है एक्सट्रैक्शन फेज में, सबसे पहले निकालता है यानी एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, सम एक एनवायरनमेंट चेक करता है, सम की फाइल्स, डिस्क स्पेस, परमिशन, सम पैकेजेस, स्टार्ट एसएपी होस्ट एजेंट। ठीक है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट मतलब शुरू करना, एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट आप ऐसे याद रखो कि सबसे पहले निकाला है मतलब एक्सट्रैक्ट किया है। क्या एक्सट्रैक्ट किया है, वो चेक कर रहा है सम के फाइल्स एक्सट्रैक्ट की है उसने, जो उसके बाद वो डिस्क स्पेस चेक कर रहा है, परमिशन उसके पास रेलिवेंट है कि नहीं चेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस प्लानर से स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल हमने डाउनलोड कर ली, उसके बाद सिस्टम में कोई अपडेट हो गया तो वो अपडेट आपका मेंटेनेंस प्लानर में नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज में करेगा। अभी तो बस आपको ये एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना में वो चेक कर रहा है कि रेलिवेंट परमिशन उसके पास है या नहीं, सम के एक्सट्रैक्ट उसके पास है या नहीं, होस्ट एजेंट उसका चल रहा है कि नहीं, डिस्क स्पेस उसके पास है क्या नहीं। अगर ये सारी चीज़ों में कुछ इशू आता है तो वो आपको पॉपअप देगा, फिर आपको वो फिक्स करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फेज में आप स्टैक डॉट एक्सएमएल फिक्स देते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फेज में आप स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल देते हो, टारगेट सिलेक्ट करते हो, सम चूज डीएमओ सिलेक्ट करते हो, इफ एप्लीकेबल का मतलब आपका सिस्टम अपग्रेड में नहीं होगा ये, लेकिन सिस्टम कन्वर्जन में होगा क्योंकि आप डेटा माइग्रेट कर रहे हो। तो एक्सट्रैक्शन में आप मेन चीज़ें ऐसे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि सम को एक्सट्रैक्ट किया, दिस स्पेस चेक किया, परमिशन चेक किया, ये 3-4 पॉइंट्स, सम होस्ट एजेंट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, ये सारा सम अपने आप कर रहा है, आपको सिर्फ बताना है कि वो क्या क्या कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल ली, फिर टारगेट वगैरह सिलेक्ट किया, फिर कॉन्फ़िगरेशन में आपने डीएमओ सिलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करी। ठीक है,
उसके बाद में चेक्स फेज़ आया जिसमें वो सब वैलिडेट करता है कि आपका एसएपी नोट जो है मिनिमम रिक्वायर्ड वर्जन से अपडेटेड है या नहीं, स्पैम अपडेटेड है या नहीं, कर्नल अपडेटेड है या नहीं, स्पेस वेस है कि नहीं, यूनिकोड है कि नहीं सिस्टम, हाना सिस्टम रेडी है कि नहीं, हाना सिस्टम में मतलब जो आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया उसमें कुछ इशू है कि नहीं। फिर अगर इसमें ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा कि दिस स्पेस इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स, ये भी आपका प्री चेक्स का पार्ट है। इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स आप यू चेक करते हो एसी ट्रांजैक्शन SE80 से। इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी ये प्री चेक्स में आता है। SE80 ट्रांजैक्शन कोड आप आपके रेडीनेस चेक से पहले वो करोगे। उसके बाद टू चेक इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स आपने पहले जो नोट्स बनाए होंगे ना उस नोट से इसको टैली कर लेना, क्योंकि ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बट वो जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लिया, फिर जो कॉन्फ़िगर हुआ वो चेक्स कर लिए। ये मैं सिर्फ़ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, बाकी स्टेप्स आपको ऐसे याद रखना है। जब एक्सट्रैक्ट कर रहा था सबसे पहले, तो उसने देखा कि सम के फाइल्स है कि नहीं उसके पास, परमिशंस है कि नहीं, डिस्क स्पेस है कि नहीं। उसके बाद कॉन्फ़िगर में उसने आपसे पासवर्ड stack.xml फाइल DDIC डेटाबेस है या नहीं, वो सब कुछ चेक कर लिया। आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। कॉन्फ़िगर में उसमें ये सारी चीज़ें चेक कर ली, stack.xml वगैरह। चेक्स में वो ये चेक करता है कि आपका सिस्टम यूनिकोड है या नहीं, कर्नल सही है या नहीं, ओएस सही है या नहीं, स्पैम अपडेटेड है या नहीं, वर्जन कंपैटिबल है या नहीं। अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होगा तो वो आपको पॉपअप देगा, आप उसको फिक्स करोगे और फिर उसको फिर से रेज्यूम करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं करना होता, सबको रेज्यूम करना होता है बस। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, पहले निकाल लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लिया, फिर उसके बाद चेक कर लिया, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग के पहले। प्रोसेसिंग में डाउन टाइम होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है जो आपका डाउन टाइम वाला होता है। प्री प्रोसेसिंग स्टेप के एंड तक आपका सिस्टम चल रहा है, यूजर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में इसका मेन काम ये होता है कि शैडो इंस्टेंस बनाया उसने, शैडो रिपोजिटरी बनाया, सारे टेबल्स अपग्रेड क्रिएट अपग्रेड टेबल, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट प्रिपेयर किया, बैप लोड किया, डीएमओ के लिए प्रिपेयर किया, रन कंसिस्टेंसी चेक किया। इसमें से जो जो चीज़ें ये इसमें ना मेन चीज़ तो शैडो इंस्टेंस के बारे में पूछता है, तो आपको शैडो इंस्टेंस पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसिंग में शैडो इंस्टेंस बनने के बाद जो आपका ईसीसी का डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी उसके मतलब मेजर चेंजेस है डेटा माइग्रेशन के अलावा, जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना या कोई वर्जन अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आपके इसी फेज में हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट सारा आपका इसी फेज में हो जाएगा। इसके लास्ट फेज में आपको SPDD का एक एरर नहीं कह सकते, प्रॉम्प्ट्स आएगा, जिसमें आपको अपनी डेवलपमेंट टीम को अपडेट करना होता है कि मतलब देख लो भाई मेरा मतलब स्टेज पे आ गया। SPDD का मतलब SPDD इज इक्वल टू इज यूज टू चेक द डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मतलब टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले बताया था ओरेकल में टेबल स्ट्रक्चर अलग होता है, हाना में टेबल स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जब आप सिस्टम अपग्रेड एक्टिविटी कर रहे हो तो ये सारे इस फेज में आपके टेबल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस रखने हैं या नहीं, या उसमें कोई एडिशनल अपडेट रिक्वायर्ड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी होती है सम के पास। इसीलिए सम आपको एक पॉपअप देता है SPDD के साथ। जब ये शैडो इंस्टेंस जनरेट करता है तो इसका SID आपके नॉर्मल सिस्टम जैसे ही होते हैं, जैसे मान लो आपका ECC सिस्टम का SID ECC ही है तो ECC ही रहेगा, बस उसका इंस्टेंस नंबर चेंज होगा। तो जब ये SPDD वाला पॉपअप आएगा आप डेवलपमेंट टीम को इंटीमिडेट करोगे। डेवलपमेंट टीम लॉगिन करेगी, किस में लॉगिन करेगी, शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करेगी। कैसे लॉगिन करेगी, जैसे आप नॉर्मल सिस्टम में करते हो, बस वो इंस्टेंस नंबर, जैसे मान लो आपको नॉर्मल सिस्टम का इंस्टेंस नंबर 00 है, तो आपका इसका मान लो शैडो इंस्टेंस का 02 है, तो जैसे ही वो इंस्टेंस नंबर चेंज करेगी तो सिस्टम को समझ आ जाएगा कि इसको शॉर्ट शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करना है। ठीक है, फिर वो वहाँ पे चेक करेगी, कुछ उसको अपनी तरफ से चेंजेस करना होगा, चेंजेस करेगी, उसके बाद आपको अपडेट करेगी और आप फिर आगे का रिज्यूम करोगे। ठीक है, तो SPDD में आपका काम सिर्फ डेवलपमेंट टीम से कोऑर्डिनेट करना और इशू रिजॉल्व करवाना या चेक्स कंप्लीट करवाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका प्री प्रोसेसिंग हो गया यानी कि डाउन टाइम के पहले। फिर इसके लास्ट में जब इसका प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके लास्ट में मतलब एग्जीक्यूशन फेज के लास्ट में आपके पास SPDD यानी कि डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट चेक करने का वो आएगा। फिर जैसे ही आप उससे आगे नेक्स्ट करके प्रोसीड करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन फेज आ जाएगा। एग्जीक्यूशन में आपका डाउन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, SAP चलना, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा, DMO स्टार्ट हो जाएगा, डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, टेबल कन्वर्ट होगा, डेटा माइग्रेट होगा, रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट होंगे, अब आपके ऑब्जेक्ट्स अपडेट होंगे। मतलब फाइनल सबसे ज़्यादा काम आपका इसी वाले फेज में होगा जो डाउन टाइम वाला होगा, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा था, एक्चुअल डेटा चेंजेस तो इसका अब आया है।
तो आपका प्री प्रोसेसिंग फेज में शैडो इंस्टेंस बन गया, शैडो इंस्टेंस में सारे चेंजेस हो गए, और एग्जीक्यूशन फेज में शैडो इंस्टेंस है आपके नॉर्मल सिस्टम में जा रहे हैं और आपके डेटाबेस से डेटा माइग्रेशन स्टार्ट होगा जब वो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसमें यूजर्स अवेलेबल नहीं होते, यूजर्स काम नहीं करते, एग्जीक्यूशन फेज से आपका डाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये इसमें ये प्रोबेबल एरर्स है कि मान लो सीक्वल का कोई एरर है या हाना इंपोर्ट नहीं हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होगी। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेबल कन्वर्जन्स में लगता है, डेटा इंपोर्ट ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों में लगता है। डाउन टाइम कितना होता है, 2 to 6 आवर्स फॉर स्मॉल सिस्टम, 6 to 12 फॉर मेजर सिस्टम, कभी कभी एक दिन भी लग जाता है अगर सिस्टम ज़्यादा वो है तो। ठीक है, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में आपका सबसे पहले शैडो इंस्टेंस रिमूव हो जाएगा, जो भी रिसोर्सेज आपके शैडो इंस्टेंस ने कर रखे होंगे वो खत्म हो जाएगा, आपका नॉर्मल जो प्राइमरी सिस्टम है, जो अपडेट करने के बाद जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, सारे टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। एसजेन मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लो कि हम अब नया एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो सबसे पहले जब उसके अंदर हम कोई भी चीज़ लोड करते हैं या कोई भी चीज़ खोलने की कोशिश करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो उसको कैश में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। एसजेन क्या करता है, एसजेन ट्रांजैक्शन कोड किसी भी अपग्रेड एक्टिविटी के बाद, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है या इवन नया सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके बाद सबसे पहले एसजेन ट्रांजैक्शन कोड इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि सारे जो भी बैकग्राउंड जॉब्स है, नॉट बैकग्राउंड जॉब बट मेजरली जो भी ट्रांजैक्शन कोड्स है आपके एक बार लोड हो जाए, एक बार रन हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूजर उसको फर्स्ट टाइम हिट करे तो उसके एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगे। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। फिर उसके बाद में परफॉर्म कंसिस्टेंसी चेक्स होता है, अनलॉक यूज़र, फाइनल क्लीनअप, जनरेट लॉक, अपडेट एज कंप्लीटेड, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, मेन तो आप ये पोस्ट प्रोसेसिंग में आपका सिस्टम का वो रिमूव हो गया, मतलब जो आपका शेडो इंस्टेंस था वो रिमूव हो गया, सिस्टम स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आपका एसडीएन ट्रांजैक्शन कोड चल गया, फाइनल अपग्रेड हो गया, फाइनल जो भी फाइन रेसिड्यूज थे, जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स वगैरह थी जो भी इसमें बनी होगी वो सारी रिमूव हो गई। इसमें एरर क्या आता है, कई बार इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स का एरर आएगा, ऑथराइजेशन का एरर आ सकता है, ट्रांसपोर्ट फेल होने का एरर आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ सकती है। ठीक है, यूजुअली शॉर्टर देन एग्जीक्यूशन, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगी, तो अभी इसी का इतना ही रखते हैं, है ना। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगी और इसका कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वो कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम इसका एग्जीक्यूशन में लगता है, प्री प्रोसेसिंग में उससे कम लगता है क्योंकि शेडो इंस्टेंस क्रिएट होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में एसजेन को बहुत टाइम लगता है क्योंकि आप सोचो सिस्टम में कितने सारे ट्रांजेक्शन कोड्स होते हैं, सब को एग्जीक्यूट करना एसजेन में बहुत टाइम लेता है। सबसे ज़्यादा टाइम आपका प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूशन में लगता है, प्रोसेसिंग नहीं एग्जीक्यूशन, मतलब है वो टेक्निकली प्रोसेसिंग है बट उसका ऑफिशियल नाम सम टूल में आपको एग्जीक्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो आपको सम के 6 फेजेस कैसे याद रखने हैं, पहले निकाल लिया मतलब एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्शन में क्या हुआ, उसने परमिशन चेक किया, डिस्क में स्पेस कितना है वो चेक किया, सम के एक्सट्रैक्ट चेक किए। ठीक है, निकालने के बाद उसने कॉन्फ़िगर किया, क्या कॉन्फ़िगर किया, उसने कॉन्फ़िगर किया कि मतलब उसने आपसे वो सब माँगा, stack.xml फाइल, डेटाबेस चेक किया। उसके बाद में नेक्स्ट फेज़ आपका चेक्स हो गया। चेक्स में उसने क्या किया, आपका सिस्टम का हाना ये कर्नल चेक किया, ओएस चेक किया। उसके बाद में यूनिकोड है या नहीं वो चेक किया। उसके बाद में आपका फोर्थ फेज़ आ गया, पहले निकाल लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लिया, उसके बाद चेक कर लिया, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग में शेडो इंस्टेंस बना लिया, शेडो इंस्टेंस में टेबल स्ट्रक्चर शेडो मूव कर टेबल स्ट्रक्चर बना लिया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लिए का, और फिर उसके बाद में एस पी डी डी प्रॉम्प्ट दे दिया, फिर एस पी डी डी फिक्स होने के बाद वो एग्जीक्यूशन में चला गया, एग्जीक्यूशन में उसका डाउन टाइम आ गया, डाउन टाइम आ गया तो सारे यूजर्स लॉक हो गए, उसके बाद जो आपका शेडो इंस्टेंस की चीज़ें थी, स्ट्रक्चर था, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आपने किया था, वो सारा आपका नॉर्मल मतलब S4 हाना में आ गया, मतलब बेसिकली ईसीसी का S4 हाना अपग्रेड फाइनल अपग्रेडेशन शुरू हो गया। उसके बाद में डेटा ट्रांसफ़र शुरू हुआ, डीएमओ के साथ डेटा माइग्रेशन ऑप्शन के साथ डेटा ट्रांसफ़र शुरू हुआ। उसके बाद में वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन के बाद में आपका आ गया पोस्ट प्रोसेसिंग में उसने क्या किया, उसने सिस्टम को अप किया, एसजेन ट्रांजैक्शन कोड चलाया, शेडो इंस्टेंस रिमूव किया, सारे जो भी क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करी।
ठीक है, ऐसे ही मतलब ऐसे आप थोड़े-थोड़े स्टेप्स एक जो जितने आपको याद आते हैं उतने वो कर सकते हो। व्हाट इज़ शैडो इंस्टेंस? टेम्परेरी इंस्टेंस है जो एसएपी से बनाते हैं। ऐसे मतलब जब एसपीडीडी ट्रांज़ैक्शन कोड चलाना होता है या एसपीडीडी चेक करना होता है तो वो शैडो इंस्टेंस में होता है। शैडो इंस्टेंस नॉर्मल इन सिस्टम इंस्टेंस जैसे ही होता है, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलता है कि नॉर्मल मतलब शैडो इंस्टेंस में लॉगिन किया है डेवलपमेंट टीम में, क्योंकि शैडो इंस्टेंस का इंस्टेंस नंबर अलग होता है। और जैसे ही आपका सिस्टम का पोस्ट प्रोसेसिंग शुरू होता है, आपका शैडो इंस्टेंस डिलीट हो जाता है। उसने जितनी भी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करी होती है वो सारी डिलीट हो जाती है। ठीक है, प्रिपेयर द न्यू सॉफ्टवेयर विद ऑल प्रोडक्शन सिस्टम कंटिन्यूज टू रन रिड्यूस। ये टेक्निकली वही है, आप एक बार पढ़ लेना, आज रहने देना, बट मतलब अगर आपको अभी समझ आ रहा है तो ही पढ़ना, नहीं तो फिर इंटरव्यू के बाद पढ़ लेना। ठीक है, फिर डीएमओ डेटा माइग्रेशन ऑप्शन अपग्रेड और माइग्रेशन एक ही डाउन टाइम में कर लेता है। स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल भी आपको पता है। R3 लोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस टाइम यूज होता है, मतलब सम इंटरनली अगर आपसे पूछते हैं ना कि सम इंटरनली क्या क्या चीज़ें यूज करता है, तो सम इंटरनली डीएमओ यूज करता है। डीएमओ क्यों यूज करता है? क्योंकि अपग्रेड और माइग्रेशन एक्टिविटी वो कर लेता है। डीएमओ को वो लॉन्ग फॉर्म याद रखना, अपग्रेड और माइग्रेशन को एक ही डाउन टाइम में कर देता है। R3 लोड किस लिए होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। डेटा माइग्रेशन के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसके लिए R3 लोड यूज होता है। R3 ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, इसके नाम में R3 ट्रांस है। R3 लोड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, R3 ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। शेडो इंस्टेंस यूज करता है, इसका भी मैंने बता ही दिया। एसजेन यूज करता है। एसजेन मैंने बता ही दिया कि वो अबैप लोड आफ्टर द अबैप को लोड करता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट हो तो कम टाइम लगे। एसपीडीडी मैंने आपको बताया, डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद में एसपीएयू ट्रांजेक्शन कोड, जैसे एसपीडीडी टेबल्स के लिए होता है ना, वैसे एसपीएयू रिपोर्ट्स के लिए, मतलब रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स में आपका टेबल्स आ गया, सॉरी रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स में आपका मॉड्यूल्स आ गया, रिपोर्ट्स आ गया, प्रोग्राम्स आ गया। वो सारी चीज़ें आपको कब करनी होती है? जब आपका सिस्टम अपग्रेड हो गया, उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, जिसके बाद में आप जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट टीम से ही एसपीएयू कराना होता है। तो एसपीडीडी और एसपीएयू में क्या डिफरेंस है? ये डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेबल्स, ये रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स, इसको शैडो इंस्टेंस में करते हैं, इसको नॉर्मल सिस्टम में करते हैं। ये अपग्रेड के दौरान होता है, ये अपग्रेड के बाद होता है। इसको अपग्रेड करने के बिना आप सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं प्रोसेस कर सकते, और इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलता है सिस्टम अपग्रेड होने के बाद। ये एस4HANA सिस्टम होता है। ठीक है, फिर ये सारे एरर्स हैं। उसके बाद में पोस्ट चेक, जैसे सिस्टम ने तो अपनी तरफ से कर दिया, उसके बाद में आप आगे क्या करोगे? मतलब पोस्ट चेक्स के बाद आपकी एक्टिविटी क्या होगी? आपको चेक करना है ये सारे ट्रांजैक्शन कोड जो हमने कल सिस्टम एक तरीके से, कल मैंने आपको वो वीडियो भेजा था जिसके अंदर हम लोगों ने ये चेक किया था कि सिस्टम अपग्रेड सिस्टम मॉनिटर कैसे करते हैं, हेल्थ चेकअप कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आप अब भी करोगे, बट हेल्थ चेकअप की जगह आप ये देखोगे कि इसका सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज देती हूँ। इसके बाद ये जो नीचे इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये हमारे ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं, बट ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी। आज के लिए सम का इतना ही वो रखते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन ना मुझे मतलब ये है कि बहुत बार पूछ सकते हैं कि क्या क्या सम इंटरनली कौन से टूल्स यूज़ करता है, तो ये है। ठीक है, ये सारे टूल्स हो गए। इसके अलावा स्पैम यूज़ करता है SPAM, और सेंट यूज़ करता है SEAINT। ठीक है, स्पैम किस लिए होता है? जैसे छोटे अपग्रेड्स पहले करने होते थे ना, जैसे मान लो कि आपका ECC 6.0 है, उसी में कुछ और एडिशनल चेंजेस आया है, तो आपको कोई मतलब मान लो 6.0 7.0 के बीच में कोई छोटा अपडेट आया है, वो आपको अपने सिस्टम में करना है, तो उसके लिए आपने स्पैम यूज़ कर लिया। लेकिन अब वो सब चीज़ें भी आपकी सम के थ्रू होती है, बट पहले मतलब वो स्पैम और सेंट दोनों भी सम के अंदर ही इंटीग्रेट हो गया है। तो वो जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस सम अपने आप इंटरनली करता है। तो यहाँ पे R3 लोड, R3 ट्रांस, इन सब चीज़ों के साथ सम SPAM और SAINT भी यूज़ करता है। अपग्रेड मतलब ये टूल हो गए जो सम इंटरनली अपने आप के साथ यूज़ करता है ड्यूरिंग बोथ सम अपग्रेड भी और ड्यूरिंग सिस्टम कन्वर्जन भी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या एरर्स आते हैं? DDIC पासवर्ड सिस्टम क्रिएशन फेल हो रहा है, डिस्क स्पेस नहीं है, XML फाइल मिसमैच है। तो आपको अगर एग्जांपल पूछते हैं तो सबसे इजी एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि हमने जब मेंटेनेंस प्लानर डाउनलोड किया था, उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स किसी और टीम ने उसके अंदर अपडेट कर दिए थे, तो जब हमने stack.xml फाइल अपलोड करी सम में, तो उसने हमें एरर थ्रो करा। फिर हमने फाइंड आउट करा कि क्या चेंजेस हुए हैं, फिर हमने दोबारा से मेंटेनेंस प्लानर फाइल अप डाउनलोड करी और दोबारा से अपलोड करी। उसके बाद में हमारा कन्वर्जन एक्टिविटी आगे प्रोसेस हुआ। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं। फिर मेरे हिसाब से इसको एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज़ सम, ये भी हो गया। मेंटेनेंस प्लानर भी मैंडेटरी क्यों है, वो क्या करता है वो भी बता दिया। स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल भी बता दिया। पर्पस ऑफ शैडो इंस्टेंस भी बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र स्टार्ट कहाँ पे एसआईडी एडीएम से होता है वो भी बता दिया। विच कौन से सर्वर पे चलता है, एप्लीकेशन सर्वर पे चलता है। डीएमओ क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसमें डीएमओ मतलब डेटा माइग्रेशन ऑप्शन, एक ही डाउन टाइम में डेटा माइग्रेशन और सिस्टम डेटा बेस अपग्रेड और माइग्रेशन दोनों एक ही डाउन टाइम में होता है, इसलिए यूज़ होता है। मैक्सिमम डाउन टाइम आपका एग्जीक्यूशन फेज में ही होता है बस। एसपीडीडी और एसपीएयू में क्या होता है वो भी बता दिया। कॉमन रीजंस फॉर सम अपग्रेड्स ये भी बता दिया मोटा मोटा। तो व्हाट आर द की प्री रिक्वेसाइट्स, इसमें आपके पास सम के डाउनलोड्स होने चाहिए। मेंटेनेंस प्लान, अच्छा व्हाट आर द प्री रिक्वेसाइट बिफोर स्टार्टिंग सम के डाउनलोड फाइल्स होने चाहिए। स्टैक डॉट एक्सएमएल होना चाहिए। रेडीनेस चेक और कस्टमर वेंडर सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक ये सारा हुआ होना चाहिए। हाउ डू यू एक्सेस, तो सम कैसे स्टार्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया ही था कि सम एक्सट्रैक्ट करके फिर यूएसआर एसएपी एसआईडी सम के अंदर एसएपी कार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एसएपी कार हाइफन एक्सवीएफ। अगर आपसे एक्सवीएफ का पूछते हैं तो एक्सवीएफ का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट वर्बोर्स, ऐसा कुछ तो होता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ये भी पूछते हैं कई बार, आप एक बार गूगल कर लेना कि एक्सवीएफ का क्या लॉन्ग फॉर्म होता है। ठीक है, वो चीज़ हो गई। हाउ डू यू एक्सेस द सम वेब इंटरफेस, तो मतलब जब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सम स्टार्ट या सम स्टार्ट होस्ट कॉन्फ़िग एजेंट करके करोगे तो फिर वो एक यूआरएल जनरेट करेगा। फिर सम का पोर्ट नंबर भी बताया था मैंने आपको, 1129 होता है। R3 लोड क्यों यूज़ होता है, R3 लोड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूरिंग माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है। और R3 ट्रांस क्यों यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। सम रिकवर कर कैसे करोगे, सम आपको पॉपअप देगा, आप एरर रेक्टिफाई करोगे, उसके बाद रिज्यूम होएगा सम। ठीक है, सम को दोबारा रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, वो रिज्यूम होता है। व्हाट चेक शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर द कन्वर्जन इज कंप्लीट टू SM37, SM21, SM50, SM66, SPDD, SPAU, ये सारे ट्रांजेक्शन कोड्स, SGEN वगैरह सब कुछ आपका सिस्टम कन्वर्जन के बाद आप चेक करोगे। SGEN तो वैसे सिस्टम ही कर लेता है, बट जितने ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन कोड जिसमें बता पाओगे उतना आपके लिए सही होगा। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है ये आज, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अब हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लाइंट क्रिएशन, क्लाइंट कॉपी और उसके प्रोबेबल एरर्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। ठीक है।